जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत भूषण को कुछ गुंडों ने पीटा, फिर अरविंद केजरीवाल पर चप्पल से हमला हुआ, इसके बाद किरण बेदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अन्ना को जब इन सवालों पर बोलना चाहिए था तब उन्होंने चुप्पी साध ली। एक तरफ टीम अन्ना पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर तैयार जमीन पर फसल काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई धुरंधर रथ पर सवार होकर वोट लूटने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून के लिए करोड़ों लोग सड़क पर उतरे। सरकार को झुकना पड़ा। हमने आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन देखा। एक उम्मीद जगी कि देश की जनता अब भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेगी। आंदोलन का गुबार जैसे 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 थमा, थोड़ा नीचे आया, वैसे वैसे कंफ्यूजन फैलना शुरू हो गया। दिशाहीनता और आपसी फूट के साये में टीम अन्ना ऐसे संकेत दे रही है जिससे ये लगता है कि अन्ना का आंदोलन किसी सही नतीजे तक पहुंचने से पहले शायद अपना दम तोड़ देगा। इन सवालों के जवाब जितना हमें चिंतित करते हैं, जाहिर है आपको भी करते होंगे। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश तो कम से कम करें हम। अराजनीतिक व्यक्ति का राजनीति में कूदना कितना घातक हो सकता है, इसका एक उदाहरण है टीम अन्ना। टीम अन्ना कहती है कि वो जन लोकपाल की मांग पर आंदोलन कर रही है। जो जन लोकपाल के साथ है उसका साथ देगी और जो भी इसका विरोध करेगा उस पार्टी के खिलाफ टीम अन्ना कैंपेन करेगी। अन्ना की टीम ने हिसार में चुनावी राजनीति में जमकर हिस्सा लिया, लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। शायद इसका अंदाजा उन्हें नहीं था, नहीं तो वरिष्ठ वकील और टीम अन्ना के एक अहम सदस्य प्रशांत भूषण कश्मीर पर वो बयान नहीं देते जिसकी वजह से उन पर हमला हुआ, और न ही टीम अन्ना हिसार चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करती और न लखनऊ में अरविंद केजरीवाल पर चप्पल फेंकने की घटना घटती। पहले अन्ना हजारे के आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों के भाग लेने का सवाल उठा। टीम अन्ना इसे नकारती रही, लेकिन खुद संघ ने हर एक मंच से कहा कि हम अन्ना आंदोलन में शामिल थे। वहीं प्रशांत भूषण के बयान को अलगाववादियों की भाषा बताया। टीम अन्ना में आंतरिक लोकतंत्र न होने और कोर कमेटी की बैठक न होने के आरोप लगाते हुए टीम के 2 सदस्यों में टीम को गुड बाय बोल दिया। टीम अन्ना के 2 प्रमुख सदस्य पीवी राजगोपाल और राजेंद्र सिंह ने आंदोलन के राजनीतिक रूप लेने पर आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि कोर कमेटी भ्रम का शिकार हो गई है। हिसार में कांग्रेस विरोधी अभियान शुरू करने का निर्णय कोर कमेटी का निर्णय नहीं था। संतोष हेगड़े भी टीम अन्ना के अहम सदस्य हैं। हेगड़े भी टीम अन्ना के कई बयानों से अपनी असहमति जता चुके हैं, खासकर आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप को लेकर। उधर राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त न मिलने से अन्ना हजारे के गांव के सरपंच और उनके साथियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। सवाल ये उठा कि क्या सचमुच राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया था या सिर्फ एक सांसद के भरोसे वो दिल्ली चले आए? अगर आए भी तो क्यों? हजारे के निकट सहयोगी सुरेश पठारे का राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आना भी कई सवाल खड़े करता है। बीजेपी भले ही अन्ना आंदोलन से फायदा लेने की जुगत लगा रही हो, लेकिन बीजेपी के ही नेता प्रशांत भूषण के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने कहा कि टीम अन्ना उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही। इसके बाद किरण बेदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी, लेकिन लोगों में एक कंफ्यूजन फैल गया। अन्ना हजारे की टीम पर हमले हो रहे हैं। अन्ना हजारे को देश की जनता के विश्वास को बनाए रखने का दायित्व है। अन्ना हजारे और उनकी टीम ने रामलीला मैदान के बाद जो भी निर्णय लिया है और जो भी अभियान चलाया है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है जनता के उस विश्वास का जो जनता ने टीम अन्ना पर किया। क्या टीम अन्ना उस विश्वास की रक्षा कर पाएगी? क्या टीम अन्ना के पास देश और इस देश की जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कोई रोड मैप शायद नहीं है? वरना टीम अन्ना राजनीति के चक्रव्यूह में फंसने का काम नहीं करती। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश को भ्रम के भंवर में झोंकने का काम नहीं करती। क्या विडंबना है कि एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत दावा करते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन को संगठित करने, उसे चलाने, उसे फैलाने के पीछे उनका और सिर्फ उन्हीं का हाथ है, और दूसरी तरफ उनकी विचारधारा से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी में लगातार घूमने जाने वाले लोग, उनके दफ्तर में बैठ के चाय पीने वाले लोग अन्ना हजारे के लोगों को पीटते हैं। वे चाहते हैं कि अन्ना हजारे या उनके लोग सिर्फ वही बात करें जिससे उन्हें फायदा हो, यानी सिर्फ भ्रष्टाचार की बात। बाकी चीजों को वो सुनना नहीं चाहते।
चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, कश्मीर की बात हो। हम कश्मीर के मुद्दे पर यह साफ कर दें कि प्रशांत भूषण के बयान से, उनकी राय से हम सहमत नहीं हैं। हम कश्मीर को भारत का टुकड़ा नहीं मानते जैसे संघ मानता है। हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें कश्मीर पर कब्जा बनाए रखना है, बल्कि हम कश्मीर को भारत की धर्म निरपेक्षता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। कश्मीर हमारे लिए भारत की धर्मनिरपेक्षता का विश्व के सामने एक उदाहरण है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ एक बातचीत में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने कहा था कि अगर आप कश्मीर को इस तर्क के साथ पाकिस्तान में मिलाने की बात करेंगे या कश्मीर के लोग इस आधार पर पाकिस्तान में मिलने की बात करेंगे कि वहां मुसलमानों का बहुमत है या बहुसंख्या है, तो यह तर्क हिंदुस्तान में रहने वाले 15 करोड़ मुसलमानों के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले 15 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एक तर्क दे देगा, गैर मुस्लिमों को एक तर्क दे देगा कि हम अपने गांव में इन्हें नहीं रखना चाहते क्योंकि ये हमारे यहां अल्पसंख्यक है। और जब कोई बहुसंख्यक कहीं जाना चाहता है तो फिर दूसरी तरफ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को रहने क्यों अपने यहां देगा, और उन्हें जब वहां से निकाला जाएगा तो हिंदुस्तान में एक खतरा पैदा हो जाएगा, दंगों का खतरा, क्योंकि एक गांव से निकाले जाने के बाद दूसरे गांव वाले उनको वहां रखेंगे नहीं। क्या होगा? यह संघर्ष सांप्रदायिक होगा। हिंदुस्तान के गांव-गांव में सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे की इज्जत करते हुए एक साथ रहते हैं, सुख दुख में शरीक होते हैं। जो दलील इस भाईचारे को खत्म करे वो दलील हिंदुस्तान की संप्रभुता और लोकतंत्र के खिलाफ है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का चुनावी लाभ लेने के लिए निकले रथ यात्रियों के बारे में एक बात करेंगे, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन से तर्क हिंदुस्तान की अस्मिता के खिलाफ खतरनाक तरीके से सामने आकर खड़े हो रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं। दो टुक में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस तरह टीम अन्ना भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भ्रम की स्थिति को जन्म दे रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कंफ्यूजन फैलाने वालों में भारतीय जनता पार्टी अहम भूमिका निभा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टीम अन्ना क्यों इस बात को कर रही है? बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन पर लोगों को आंदोलित किया। अब इसका चुनावी फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीन रथ यात्राएं की जा रही हैं। आडवाणी जी, राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र रथ यात्रा पर हैं। ये तीनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाषण दे रहे हैं। यात्रा के दौरान जब येदियुरप्पा का मामला उठा तो पार्टी की किरकिरी हो गई, लेकिन मैं येदियुरप्पा की बात यहां नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये आडवाणी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप वो कारण भी न बताएं कि जब आप गृह मंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। आज अचानक भ्रष्टाचार का दर्द आपके पेट में उठ रहा है। आप सिर्फ इतना काम करें, जनता से माफी मांगें कि हम जब पिछली बार सरकार में थे हमने भ्रष्टाचार को एक किनारे छोड़ दिया था। हमने इस देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, जो सरकार के बनाई हुई संस्थाएं थी, उनको हमने बेचने का काम किया। अब हम जब दोबारा सरकार में आएंगे तो हम लोगों से जुड़ी हुई चीजें, महंगाई हो, बेरोजगारी हो और भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हमारी सरकार कारगर कानून बनाएगी। सिर्फ आप ये जनता से कहिए, और अगर आप ये नहीं कहेंगे तो लोग आपका विश्वास शायद कम करेंगे। कर्नाटक के नाटक यानी येदियुरप्पा के जेल जाने से और सतना में पत्रकारों के बीच पैसा बांटने के आरोप के बाद आडवाणी की जनचेतना यात्रा की हवा निकलती दिख रही है। आडवाणी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते नजर आ रहे हैं। आडवाणी जी ने जब 11 अक्टूबर को बिहार के सिताब दियारा से अपनी छठी रथ यात्रा शुरू की थी तो उनका मकसद था
भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागृति लाने का। लेकिन रथ के मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही बीजेपी द्वारा पत्रकारों को 5-500 रुपए बांटने की खबर आ गई। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को जमीन घोटाले के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई इस रथ यात्रा का असल मकसद ही धूमिल होने लगा। आडवाणी की रथ यात्रा जब होशंगाबाद पहुंची तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी। कारण खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। भोपाल में प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी स्थगित कर दिया गया। जाहिर है वो जानते थे कि उनके लिए जो सवाल आएंगे उसका जवाब देना आसान नहीं होगा। इधर मथुरा से राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र काशी से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। तीनों की यात्राएं वैसे तो करीब एक जैसी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। अब की बार आडवाणी अयोध्या से बचते रहे, जबकि राजनाथ और कलराज की यात्राएं अयोध्या में संयुक्त रूप से 17 नवंबर को संपन्न होगी। आडवाणी का रथ उत्तर प्रदेश से गुजर चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही आडवाणी की रथ यात्रा कई सवाल खड़े कर गई। मसलन वाराणसी में उमा भारती का यह कहना कि लालकृष्ण आडवाणी अगले लोकसभा चुनाव में पीएम पद के तगड़े दावेदार हैं। हालांकि आडवाणी ने इस यात्रा को खुद या बीजेपी से ज्यादा बढ़कर देश के लिए बताया। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। आडवाणी ने मायावती का नाम लेने से परहेज किया और इशारों में ही अपनी बातें रखी। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं ने सीधे माया सरकार पर हमला बोला। वहीं गुटबाजी के चलते आडवाणी की रथ यात्रा प्रदेश में काफी कम समय ही गुजार पाई। आमतौर पर माना जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज एक सा है। जेपी आंदोलन का असर भी बिहार और यूपी में खूब रहा था, लेकिन जेपी की जन्मभूमि से शुरू हुई जनचेतना यात्रा को उत्तर प्रदेश में वो जन समर्थन और उत्साह नहीं मिला जो शायद थोड़ा बहुत जेपी के गांव में मिला था। पार्टी की अंदरूनी खींचतान का असर ही था कि आडवाणी का रथ उत्तर प्रदेश के बस कुछ ही हिस्सों में घूमा। दूसरी ओर प्रदेश में कई और रथ भी मैदान में कूद चुके हैं। बनारस में आडवाणी मौजूद थे तो उसी समय वहां से कलराज मिश्र की यात्रा शुरू होने वाली थी। मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेता इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ थे। तभी मथुरा में लगभग उसी समय राजनाथ सिंह की रथ यात्रा शुरू हो रही थी और इस सब के बीच कांग्रेस ने भाजपा की यात्राओं को सांप्रदायिकता बढ़ाने वाला बताया। वहीं सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी ने आडवाणी की रथ यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की रथ यात्राएं एक राजनीतिक तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। आडवाणी की यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ जनचेतना यात्रा है, लेकिन ये अब पूरी तरह राजनीतिक यात्रा हो गई है। आडवाणी खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं। जो गलती टीम अन्ना ने की वही गलती आडवाणी कर रहे हैं। भ्रमित हो चुकी जनता को और भी भ्रमित कर रहे हैं। शायद इसीलिए आडवाणी जी की रथ यात्रा में लोगों का समर्थन नजर नहीं आ रहा है। वो जहां जाते हैं वहां उनकी बेटी मौजूद रहती है और यही उनकी पार्टी में एक चर्चा का विषय है कि क्या आडवाणी जी अपनी पुत्री प्रतिभा आडवाणी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं। शायद लोगों के मन में भ्रम नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई है। हालांकि आडवाणी जी ने एक बयान दिया है कि उनके परिवार का कोई भी आदमी राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन बयान राजनीति में बदलते कहां देर लगती है। पार्टी के बड़े बड़े नेता इस यात्रा में पीछे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शायद इसी वजह से नाराज है। नाराजगी की एक और वजह यह है कि संघ ने आडवाणी से साफ साफ कहा था कि उन्हें ऐलान करना होगा कि रथ यात्रा प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, लेकिन आडवाणी अपने वायदे से मुकर गए। संघ ने पार्टी के नेताओं को आडवाणी की यात्रा से दूर रहने का शायद गुप्त आदेश दिया है। किस नेता को कहां जाना है, यह सीधे संघ तय कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को कैसे चलाती है ये उनका विषय है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आडवाणी जी की यात्रा लोगों में भ्रम फैला रही है। और चूंकि ये देश के लिए कुछ करने का दावा करते हैं, इसलिए देश के लोगों के लिए ये भ्रम चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मौजूदा जन भावना की तुलना आपातकाल के दौरान उठे जनाक्रोश की तरह है। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। लोगों को लगता है कि इस बार कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे। ऐसे में अगर आडवाणी जी रथ यात्रा करते हैं तो इसका जनमानस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सवाल यही है कि अगर आडवाणी जी इस मौके का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं,
तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जनाक्रोश के साथ मजाक साबित होगा। पर भारतीय जनता पार्टी में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी अगर कोई प्रधानमंत्री पद के योग्य है अपने सारी कमजोरियों के बावजूद, तो वो सिर्फ और सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह उत्तर प्रदेश में रथ यात्राओं और भाजपा के आपसी फूट की वजह से भ्रष्टाचार का मुद्दा बेअसर होता दिखाई दे रहा है। अभी लौट दो टुक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र भी रथ यात्रा कर रहे हैं। इन दोनों की यात्रा की वजह से आडवाणी जी की यात्रा की उत्तर प्रदेश में तो हवा निकल ही गई, दूसरे प्रदेशों में भी उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। और जब ये खबर आई तो हम चौंक गए कि मध्य प्रदेश में लोगों की भीड़ जुटाने की खबर छपे या लोग आए, इसके लिए अखबार वालों को 500-500 रुपए के नोटों का लिफाफा दिया गया। पार्टी में उन्हें गुटबाजी का सामना करना पड़ा। कलराज मिश्र ने बनारस और राजनाथ सिंह ने मथुरा से अपनी यात्रा शुरू की। यहां भी मुद्दा भ्रष्टाचार का ही था। जाहिर है कलराज जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और राजनाथ सिंह कलराज मिश्र की मदद से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और एक दावेदार इन दोनों के बीच में घूम रहा है प्रधानमंत्री पद का, उमा भारती। पार्टी के अंदर गुटबाजी का आलम यह है कि राजनाथ सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान भाजपा शासित तमाम राज्यों व उनके मुख्यमंत्रियों के अच्छे कामकाज की चर्चा की। ध्यान दीजिए, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने कोई जिक्र तक नहीं किया, जैसे नरेंद्र मोदी का कोई अस्तित्व हिंदुस्तान में है ही नहीं। राजनाथ सिंह की यात्रा 34 जिलों में 218 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। वहीं कलराज मिश्र की यात्रा 27 जिलों के 153 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरकर मतदाताओं को कहेगी कि वही अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इन दिग्गजों की यात्राएं तमाम कोशिशों के बाद भी गुटबाजी से पूरी तरह दूर नहीं रह पाई। यात्राओं को लेकर पार्टी 3 खेमों में बढ़ती नजर आई। कलराज और राजनाथ की यात्रा को जहां प्रदेश भाजपा से सहयोग नहीं मिला। बीजेपी की राजनीति का एक पुराना ट्रेंड है रथ यात्रा। चुनाव नजदीक आते ही केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक के नेता रथ यात्रा शुरू कर देते हैं। सबके अपने अपने एजेंडे, अपने अपने सपने हैं। कोई प्रधानमंत्री तो कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए यात्रा कर रहा है। केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो इस वक्त यहाँ आडवाणी की देशव्यापी रथ यात्रा के अलावा 2 और यात्राएं हो रही हैं। राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र की 13 अक्टूबर को धूम धड़ाके के साथ जन स्वाभिमान यात्रा पर निकले कलराज के लिए यात्रा की घड़ी शुभ नहीं रही। कलराज मिश्र के बीमार होने के कारण यात्रा के पहिए 23 किलोमीटर बाद थम गए। बाद में उनकी यात्रा मुगल सराय स्थित काली मंदिर से शुरू हुई। वहीं मथुरा से जन स्वाभिमान यात्रा पर निकले राजनाथ की हौसला अफजाई के लिए नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, विनय कटियार, राजग के संयोजक शरद यादव आदि नेता मौजूद थे। मथुरा के पंडितों ने पूजा करके रथ यात्रा को शुरू करवाया। मुस्लिम बच्चों के हाथ से भाजपा का झंडा थामकर राजनाथ सिंह ने मायावती सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। राजनाथ सिंह का हौसला बढ़ाने के लिए सुषमा स्वराज और शरद यादव मौजूद थे। कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह ने अपनी अपनी यात्राओं के लिए वाराणसी और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का चुनाव किया। संकेत साफ था कि पार्टी ने अभी विचारधारा का दामन छोड़ा नहीं है। दोनों यात्राएं अयोध्या में खत्म होंगी। सुषमा स्वराज ने मायावती सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पर जमकर हल्ला किया। लेकिन इन दिग्गजों की यात्राएं तमाम कोशिशों के बाद भी गुटबाजी से पूरी तरह दूर नहीं रह पाईं। यात्राओं को लेकर पार्टी 3 खेमों में बढ़ती नजर आई। कलराज और राजनाथ की यात्रा को जहां प्रदेश भाजपा से सहयोग नहीं मिला, वहीं आडवाणी की यात्रा को प्रदेश नेताओं से खास सहयोग नहीं मिला। इन यात्राओं का असफल होना भ्रष्टाचार के मुद्दे का बेअसर होना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा बनकर नहीं उभरता है, लोग जाति और धर्म की दीवार तोड़कर वोट नहीं करते हैं, अगर लोग भ्रष्ट नेताओं को चुनाव में चुनते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही तो उसके कुछ कारण हमें समझ में आते हैं
और इन कारणों को भी हम आपके साथ बांटना चाहते हैं ताकि आप सही नतीजा निकाल सकें। पहला, क्या संघ में ताकत खत्म हो गई है कि वो आडवाणी जी की सभाओं में भीड़ नहीं जुटा पा रहा है, या संघ भीड़ जुटाना ही नहीं चाहता? पहला सवाल, क्या संघ और आडवाणी जी फिर आमने सामने खड़े हैं? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अन्ना हजारे क्यों लोगों का सामना करने से डर रहे हैं? अन्ना हजारे की यात्रा की घोषणा, लोगों के बीच सभाएं करने की घोषणा उनके अनशन से पहले भी हुई, अनशन के बाद भी हुई, लेकिन अन्ना हजारे लोगों के बीच में नहीं गए। और अन्ना हजारे को यह समझना चाहिए, उनके लोगों को यह समझना चाहिए कि इस देश में जिसने भी आंदोलन किया, जिसने भी बदलाव की बात की, गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, इन सब लोगों ने जनता के बीच जाकर के अपनी एक साफ दृष्टि समाज के बारे में, राज्य के बारे में, लोगों के बारे में, परिवर्तन के बाद कैसा समाज होगा, एक साफ दृष्टि लोगों के सामने रखी। जो लोग उनके साथ नहीं जुड़े वो किनारे चले गए, लेकिन जो जुड़े वही उन आंदोलनों के अगुवा बने। अन्ना हजारे इस काम को नहीं कर रहे हैं, और ये न करना हमारे मन में थोड़ा सा डर पैदा कर रहा है। डर ये पैदा कर रहा है कि लोगों ने जिस भरोसे के साथ आपको अपने कंधों पे उठा लिया, आपके साथ सब कुछ छोड़कर खड़े हो गए, उन लोगों के साथ कहीं आपकी इस गफलत की वजह से कोई धोखा ना हो जाए। लोगों को धोखा देने का हक न आपको है, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को है, और न भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी को है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।